नमस्कार मित्रों। पॉलिटी की जिस सीरीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी क्रम में आज हम लोग पार्ट नंबर 7, 8, 9 और 10 को पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पेशेंसफुली बैठेंगे और इन छोटे छोटे पार्ट्स को फटाफट कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 6 यानी कि स्टेट्स की चर्चा कर चुके हैं, जिनके सभी वीडियोस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, देख लें और इस सीरीज को पूरी तरीके से तैयार कर लें। तो चलते हैं आगे। पार्ट नंबर 7, जिसका नाम स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नेम ऑफ द स्टेट्स हुआ करता था, अब इसे भारत के संविधान से हटा दिया गया है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पीडीएफ को देखेंगे तो पाएंगे कि पार्ट नंबर 7 अब वहां पर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए बिकॉज पार्ट नंबर 7 इज एडेड इन द शेड्यूल नंबर 1। देश के अंदर सभी राज्यों के नाम, उनकी राजधानियां, उनका क्षेत्रफल और उनसे संबंधित छोटे मोटे प्रावधान अनुसूची संख्या 1 में वर्णित हैं। इसलिए भाग 7 की प्रासंगिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, जिसके चलते पार्ट नंबर 7 को हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ, और भाग 8 का नाम है यूनियन टेरिटरीज, अर्थात संघ शासित प्रदेश। और इस भाग के अंतर्गत हमें आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 239 डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जब हम लोग संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि संघ शासित प्रदेश आखिर कहते किसे हैं। ध्यान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब हम संघ में हैं तो फिर संघ शासित प्रदेशों की क्या आवश्यकता? इसका जवाब सीधा से यही है कि कुछ ऐसे आधार हैं, कुछ ऐसे तर्क हैं जिनके चलते कोई भूमि आबद्ध या भूमि से कटा हुआ राज्य संघ का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता। इसी क्रम में 239 में यह बात समझाने का प्रयास किया गया है कि यदि कोई राज्य जो संघ का हिस्सा ना हो लेकिन संघ द्वारा शासित हो, उस पर प्रशासन कैसे किया जाएगा। इसके अंदर अनेक अमेंडमेंट्स भी हुए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 239 सब क्लॉज AA। और ये AA हमेशा ही आपको स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली के कंटेक्स्ट में याद रखना चाहिए। ध्यान रहे, कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। आंसर आपके सामने है 239 सब क्लॉज AA। और दिल्ली में कुछ अमेंडमेंट्स 2 वर्ष पूर्व भी हुए थे, जिसे हम लोग GNC-TD बिल के नाम से जानते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, जिसका वीडियो लेक्चर हमारी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 240 में बताया गया है कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। जैसा कि आप जानते हैं, संघ शासित प्रदेशों का मतलब हुआ संघ द्वारा शासित, यूनियन द्वारा रूलिंग, यानी कि भारत सरकार वहां पर रूल कर रही है। तो भारत सरकार के मुखिया के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही रूलिंग मानी जाएगी। और इसी क्रम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ विशेष शक्तियां हैं संघ शासित प्रदेशों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की। और अंत में 241 में बताया गया है हाई कोर्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के बारे में। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय द गवर्नर, जिसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नर एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज। प्रत्येक संघ शासित प्रदेश में एक राज्यपाल को बिठाया जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर कार्य करेगा। लेकिन यदि हम संघ से आबद्ध राज्य हैं
तो वहाँ पर इसे गवर्नर कहा जाएगा, और यदि हम संघ शासित प्रदेश हैं तो वहाँ पर इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा। इसीलिए जब भी आप किसी यूनियन टेरिटरी को देखते हैं तो वहाँ पर गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर टर्म चलता है, जिसका कोई अलग मतलब नहीं है, बस वो यूटी है इसलिए एलटी चलेगा, अगर नॉर्मल स्टेट है तो गवर्नर चलेगा। इसी क्रम में जब हम लोग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को देखेंगे तो इस संघ शासित प्रदेश का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की समस्या जग जाहिर है, इसलिए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा न देकर के संघ शासित प्रदेश बनाया गया, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार यहाँ पर कार्य कर सके। इसी तरीके से जब हम लोग यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात करते हैं तो इसका भी उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा था। कई बार प्रश्न आता है कि दिल्ली तो लैंड लॉक है, इसके बावजूद वो यूनियन टेरिटरी क्यों? तो इसीलिए दिल्ली के अंदर हमारे देश की विधायिका है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, तीनों सेनाओं के मुख्यालय हैं, दुनिया भर के देशों की एम्बेसीज हैं, साथ ही साथ अन्य भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट और सरकारी दफ्तर हैं जिनकी सुरक्षा राज्य सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसीलिए दिल्ली को भी नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसी क्रम में जब बात चंडीगढ़ की होती है तो चंडीगढ़ को लेकर के विवाद है। जब हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग राज्यों का गठन किया गया तो चंडीगढ़ को संयुक्त राजधानी बनाया गया। चंडीगढ़ को लेकर के विवाद न पैदा हो इसलिए चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। आज पंजाब के अंदर जो पीस की प्रॉब्लम है, पंजाब के अंदर जो अनरेस्ट इश्यूज हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी होना भी है। इसी क्रम में वर्तमान समय में भी पंजाब में आप कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जिसका सीधा संबंध इसी से है। इसी क्रम में जब हम लोग आगे चलते हैं, पौंडीचेरी, दादरा नागर एंड हवेली की चर्चा करते हैं तो इसका उद्देश्य कल्चरल है। यहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप जानते हैं पौंडीचेरी फ्रेंच टेरिटरी थी, लोगों का रहन सहन, खाना पीना और कल्चर अलग होने के चलते इसे भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, ताकि विविधताओं से भरे इस देश में किसी को कोई भी समस्या ना हो। और अंत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा डिस्टेंस के आधार पर दिया गया। यदि आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ध्यान से देखें तो ये भारत की मुख्य भूमि से काफी दूरी पर स्थित हैं, जिसके चलते इन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया गया, संघ में शामिल नहीं किया गया। जब हम लोग प्रशासन में और आगे बढ़ते हैं तो यदि किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर क्षेत्रफल कम हो, लेस एरिया, पॉपुलेशन कम हो, लेस पॉपुलेशन, और विधानसभा भी ना हो, उदाहरण दमनदीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, तो ऐसे संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन आईएएस अधिकारियों के हाथों में होता है, यानी कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों के हाथ में होता है। लेकिन यदि किसी संघ शासित प्रदेश का एरिया काफ़ी ज़्यादा हो, आबादी भी अच्छी खासी हो और वहाँ पर विधानसभा भी हो, तो ऐसे में प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी, लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार। आगे है अपॉइंटमेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड हिज ऑफिस एट द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। जैसा कि पीछे भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी। इसे प्लेजर भी कहा जाता है, हिंदी में इसे प्रासाद पर्यंत भी कहा जाता है। लेकिन आम धारणा में टर्म ऑफ सर्विस 5 साल की ही है। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, बस एक परंपरा के आधार पर इसे समय के साथ चेंज कर दिया जाता है। स्पेशल प्रोविजंस टू द नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि 239AA की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो दिल्ली से संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी हमारे दिमाग में आते हैं। शायद ही ऐसी कोई परीक्षा हो जिसमें दिल्ली से संबंधित प्रश्न ना पूछे गए हों। अकॉर्डिंग टू द 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली and the administered thereof appointed under 239 shall be designated as the lieutenant governor। जिस दिल्ली को आज हम लोग दिल्ली एनसीआर कहते हैं,
इसे वर्ष 1991 के पहले नई दिल्ली कहते थे, जो कि भारत की राजधानी थी। लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से कमियां आने के चलते 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया वर्ष 1999 में, और दिल्ली के आसपास के ये जो जिले आपको नजर आ रहे हैं ब्लू कलर से, इनको भी दिल्ली में ही शामिल कर दिया गया। और इस प्रकार से दिल्ली बन गई दिल्ली एनसीआर। एंड देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी and the seats in such assembly shall be filled by members chosen by the direct election from the territorial constituencies of the national capital territory। दिल्ली में विधानसभा की स्थापना के बाद यहां पर विधानसभा चुनाव ठीक उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से संपूर्ण भारत के राज्यों की अलग अलग विधानसभाओं में होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन। और अंत में द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, the division of the national capital territory into territorial constituencies, and all other matters relating to the functioning of the legislative assembly shall be regulated by the law made by the parliament। दिल्ली की विधानसभा से संबंधित जितने भी नियम हैं, चाहे वो SC ST का रिजर्वेशन हो, चाहे सीटों का बंटवारा हो, चाहे परिसीमन आयोग के द्वारा किए जाने काम हो, वो सारे कार्य ठीक उसी प्रकार से किए जाएंगे जिस प्रकार से अन्य राज्यों की विधानसभाओं में किए जाते हैं, और यह सारे कार्य भारत की संसद के निर्देश पर ही होते हैं। तो बिना निर्देश के दिल्ली में भी कोई कार्य नहीं होगा। आगे है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर द सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। The President may make regulation for the peace, progress and the good governance of the Union Territories of the Andaman Nicobar Islands, Lakshadweep, दादरा नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से कोई भी विशिष्ट कानून बना सकता है, कोई रेगुलेशन पास कर सकता है इन सभी 4 यूनियन टेरिटरीज के लिए। अंत में हाईकोर्ट्स के बारे में जब बात करते हैं तो पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी सच टेरिटरी टू बी अ हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की संसद जैसा उचित समझे, यदि किसी संघ शासित प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा हो और वहां पर उच्च न्यायालय स्थापित करने की मजबूरी हो तो किया जा सकता है। यदि 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय बना करके काम चलाया जा सकता है तो वो भी हो सकता है। और यदि संघ शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय किसी दूसरे राज्य में स्थापित करके काम चलाया जा सकता है तो वो भी किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि हाईकोर्ट्स के मामले में संघ शासित प्रदेशों पर पूर्णतः भारत की संसद का अधिकार होगा। उदाहरण के तौर पर अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट कलकत्ता में लगता है, पौंडीचेरी का हाईकोर्ट मद्रास में लगता है, लक्षद्वीप को शेयर करता है केरला का उच्च न्यायालय, और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट है वो दादरा नगर हवेली दमन दीव इसको कवर करता है। तो ये प्रावधान देख करके भी आप समझ सकते हैं कि संसद आखिर ऐसा क्यों करती है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ, जिसका नाम है पंचायत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो पंचायतों की कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में संविधान सभा ने यह माना कि इस देश में पंचायतें होनी चाहिए। आगे चल के 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, भाग 9 जोड़ा गया और पंचायतों की व्यवस्था करी गई। लेकिन ये पंचायतों की पूरी कहानी मैं आपको आर्टिकल 40 में पहले ही सुना चुका हूं। लेकिन फिर भी यदि आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो पंचायतों के ऊपर एक पूरी सीरीज है जिसका लिंक आपको आई बटन में दिया जा रहा है। आप यहां पर क्लिक करके पूरी पंचायतों की कहानी को देख सकते हैं, जिसमें पार्ट 9, 9A और 9B की व्यवस्था करी गई है। पार्ट नंबर 9 के बाद आगे चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, और इसका नाम है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रावधान। इससे संबंधित आर्टिकल 244 है, जिसमें बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रशासनिक प्रावधान क्या होंगे, इस विषय पर यहां पर प्रकाश डाला गया है।
इसी तरीके से आर्टिकल 244 ए की बात जब हम लोग करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट फॉर द सर्टेन ट्राइबल एरिया इन असम एंड क्रिएशन ऑफ द लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर बोथ। 244 ए की कहानी में जब बात प्रशासन की आएगी तो द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ध्यान रहे, बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि 4 स्पेशल स्टेट्स हमारे देश में कौन से हैं जिनके ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया पर प्रशासनिक प्रावधान अलग हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 5वीं अनुसूची में इन राज्यों के बारे में विस्तार से बताया भी गया है। द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और 6ठी अनुसूची में इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। 244 ए की बात जब करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट फॉर द सर्टेन ट्राइबल एरिया इन असम एंड सर्टेन फॉर लोकल लेजिस्लेचर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ। तो इसमें द प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से वही 4 विशिष्ट राज्य जहां पर प्रशासनिक प्रावधान अलग होंगे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित। द प्रोविजंस ऑफ 6th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इस तरीके से पार्ट 10 तक की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आशा करता हूं कि ये लेक्चर थोड़ा सा रफ्तार में रहा लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। संबंधित लेक्चर की फुल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS by KP पर तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर जाकर के इसे डाउनलोड कर लें और इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से कवर कर लें। पॉलिटी के अगले लेक्चर में हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आशा करता हूं कि पॉलिटी की ये सीरीज जल्द से जल्द समाप्त कर जाएगी। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।